नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग 4 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-174 जिसका नाम है में तकनीकी खराबी के कारण आपातकालीन लैंडिंग कहाँ करवाई गई है? तो आपके ऑप्शन है मंगोलिया, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया। तो देखिए, एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है AI-174 से जो आ रही थी वो सैन फ्रांसिस्को से आ रही थी। ठीक है, AI-174 इसका नाम है और इसकी जो आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई थी वो मंगोलिया में करवाई गई है। हालांकि इसमें जो है मतलब कोई हताहत होने की खबर नहीं है, कोई दुर्घटना होने की खबर नहीं है, सब कुछ सुरक्षित है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मंगोलिया के उलन बटोर में करवाई गई है एहतियात के तौर पर, ये ऊपर आपको बता ही दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू जिसको बोलते हैं। ठीक, स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। ठीक है, जो 9 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का 7 फरवरी 2026 तक गहन पुनरीक्षण करेगा। इसे पहले चरण में किस राज्य में लागू किया गया था? SIR जिसको हम बोलते हैं SIR का दूसरा चरण शुरू किया गया है। और पहले चरण में इसको किस राज्य में लागू किया गया था? तो पहले चरण में इसको बिहार में लागू किया गया था। ठीक है, कहाँ पे लागू किया गया था? बिहार में। चलिए अगला इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे परीक्षा में PCS में पूछे जाते हैं। बिहार में 30 सितंबर 2025 को लगभग 7 करोड़ 42 लाख नामों वाली अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। कब प्रकाशित की गई थी? 30 सितंबर 2025 को। लगभग 7 करोड़ 42 लाख नामों वाली ये सूची थी और ये अंतिम मतदाता सूची थी जो SIR के पहले चरण के तहत प्रकाशित की गई थी। ठीक है, अब जो नया चरण शुरू हुआ है इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं? तो अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें अंडमान आपका हो गया, लक्षद्वीप आपका हो गया 2 और पुद्दुचेरी हो गया 3। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो 9 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? वो आपका छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, MP हो गया, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यहाँ इन 12 केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों में SIR इसलिए करवाया गया है या SIR इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि यहाँ 2026 और 27 में चुनाव होने हैं। किसी राज्य में 2026 में चुनाव होना है तो किसी राज्य में 2027 में चुनाव होना है। SIR की शुरुआत जो है 4 नवंबर को की गई है, गणना के साथ हो रही है और ये 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। मतलब स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू की जो प्रक्रिया है घर घर जाकर करने की, वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी और प्रारूप मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी, प्रारूप मतदाता सूची। और उसके बाद फिर 7 फरवरी 2026 को अंतिम रूप से प्रकाशन होगा। तो ध्यान दे दीजिए कि SIR जो है दूसरा चरण 12 राज्यों में लागू होगा, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दोनों शामिल हैं। ठीक है, यानी कि 9 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश बराबर 12 जो है राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। इसको 2 चरण में, मतलब दूसरा चरण इसका है। दूसरा चरण जो है आज यानी 4 नवंबर से शुरू हो रहा है, 4 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर को इसके प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी और अंतिम रूप से इसको 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है,
तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो हमको याद रखना चाहिए। पहले चरण में बिहार में करवाया गया था। 30 सितंबर 2025 को 7,42,00,000 नामों वाली मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। यानी ये बताया गया था कि बिहार में करीब करीब 7,42,00,000 मतदाता हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार विधानसभा सीट में या बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है। जहाँ भी पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, ठीक, पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, दूसरा चरण शुरू होने वाला है। आगे इसमें और क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि स्वतंत्रता के बाद 9वां ऐसा संशोधन होगा। यानी ये जो संशोधन होने जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, ये आज़ादी के बाद 9वां ऐसा संशोधन है। यह संशोधन आखिरी बार कब करवाया गया था, तो 2002 और 4 के बीच आखिरी बार हुआ था। SIR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अवैध प्रवासियों सहित अपात्र नामों को हटाते समय कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूट जाए, ठीक है। जब अपात्र नामों को हटा रहे हों तो कोई भी पात्र जो है इससे छूट न जाए, इसका ध्यान रखना है। इसीलिए स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करवाया जा रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में क्या होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में 2-3 काम होंगे, ठीक है। पहला काम क्या होगा, फर्जी मतदाताओं को बाहर किया जाएगा, फर्जी मतदाताओं को बाहर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा इसमें कि जो एक से अधिक वोटर कार्ड जो हैं उनको निरस्त किया जाएगा। एक से अधिक जो वोटर कार्ड हैं उनको निरस्त किया जाएगा, ठीक। तीसरा काम क्या होगा, अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, अवैध घुसपैठियों की पहचान, ठीक है। और क्या होगा इसके तहत और अगला काम क्या होगा कि अवैध घुसपैठियों की पहचान की प्रक्रिया के दौरान कोई भी वैध मतदाता ना छूटे या उसका नाम ना कटे। इसीलिए स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो है करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इतने काम इसमें किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में मतदाताओं का जन्म स्थान शामिल है, यानी मतदाताओं के जन्म स्थान की पहचान की जाएगी, उसी के आधार पे उनकी वोटर आईडी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारा आज का है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने किस राज्य के राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया, तो उत्तराखंड। राष्ट्रपति महोदय इस समय उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, ठीक है, 3 दिवसीय दौरे पर हैं। और वहीं इन्होंने जो है नैनीताल में राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह में भाग भी लिया है। और वहाँ पे जो नीम करौरी बाबा का आश्रम है, नीम करौरी बाबा का, वहाँ भी इन्होंने जाके विशेष पूजा अर्चना की है, ठीक है, नीम करौरी आश्रम में राष्ट्रपति महोदया ने, ठीक। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। राष्ट्रपति उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। नैनीताल स्थित कुमायूं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी ये हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति बाबा नीम करौली आश्रम में कैंची धाम में पूजा अर्चना भी करेंगी, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है, 4 से 6 नवंबर को दोहा में आयोजित होने वाले द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन यानी WSSD2 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक करंट यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4 से 6 नवंबर को दोहा में, यानी दोहा किसकी राजधानी है, कतर की राजधानी दोहा है। तो कतर की राजधानी दोहा में द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन है, तो इसमें सामाजिक विकास एवं अधिकारिता मंत्री भाग लेंगे। और सामाजिक विकास एवं अधिकारिता मंत्री हमारे कौन हैं, मनसुख मांडविया हैं, ठीक है, मनसुख मांडविया।
तो इस दौरान मांडविया कतर, रोमानिया, मॉरिशस और यूरोपीय संघ के मंत्रियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस दौरान भारतीय रोजगार मंत्रालय के भारतीय व्यापारियों के शिखर परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर एक कार्यक्रम में भी ये भाग लेंगे। ठीक है, मनसुख मांडविया जो है भारतीय रोजगार मंत्रालय एवं भारतीय व्यापारियों का जो एक शिखर परिषद है, यहाँ शिखर रहेगा, सेवर नहीं रहेगा, शिखर परिषद है, शिखर परिषद द्वारा आयोजित संयुक्त रूप से राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल का एक कार्यक्रम मतलब जो आयोजित होगा उसमें भी ये भाग लेंगे। ठीक है, मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में भारत ने किस द्वीपीय राष्ट्र को रेबीज प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन, क्या नाम इसका है, ग्लोब्यूलिन की 2000 शीशियाँ तथा रेबीज टीके की 10,000 खुराक भेजी है। ठीक है, द्वीपीय राष्ट्र है, रेबीज का टीका भेजा गया है, ग्लोब्यूलिन और 2000 की शीशियाँ, मतलब ग्लोब्यूलिन की 2000 शीशी गई है और रेबीज टीके की 10,000 खुराक। रेब्यूलिन क्या है, एक प्रतिरक्षा दवाई है रेबीज की, और रेबीज का जो टीका है ये इसकी 10,000 खुराक भेजी गई है। किसको भेजी गई है, तिमोर लेस्ते को। किस देश को, तिमोर लेस्ते को। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तिमोर लेस्ते में मार्च 2024 में मनुष्यों में पहला रेबीज का मामला सामने आया है। ठीक है, तो अभी ये न्यूज में आया भी था कि अभी मान लीजिए पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस द्वीपीय देश में मार्च 2024 में रेबीज का पहला मामला दर्ज किया गया है, तो वो देश तिमोर लेस्ते है और इसी को रेबीज का टीका भेजा गया है। इसके विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को, यानी इसके स्वास्थ्य मंत्रालय को रेबीज टीके की 6,000 खुराक और प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन की 2000 खुराक भी दी थी, यानी इसके पहले यहाँ होना चाहिए। इसके पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को रेबीज टीके की 6,000 खुराक और प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन की 2000 खुराक भी दी थी। ठीक है, यह रेबीज प्रसार के विरुद्ध एक सम्मिलित क्षेत्रीय प्रयास है। रेबीज प्रसार के विरुद्ध क्या है ये, सम्मिलित क्षेत्रीय प्रयास। अगला देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नवंबर 2025 को किस राज्य की महिलाओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के अंतर्गत संवाद स्थापित किया है। 4 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के अंतर्गत संवाद स्थापित कर रहे हैं बिहार की महिलाओं से। किससे, बिहार की महिलाओं से। इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का कहना है कि इस अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी से बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री जितिन प्रसाद भारत यूरोपीय संघ संयुक्त समिति की 19वीं बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री जितिन प्रसाद गए हैं भारत यूरोपीय संघ संयुक्त समिति की 19वीं बैठक में भाग लेने। ठीक है, और ये बैठक कहाँ हो रही है, रोमानिया में। ठीक है, ये बैठक कहाँ चल रही है, रोमानिया में। बैठक में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, थिंक टैंक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य क्या है, कौशल विकास को बढ़ावा देना, भावी पीढ़ियों में निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये रोमानिया में बैठक हुई है। कहाँ पे, रोमानिया में, और जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। 19वीं बैठक है, भारत यूरोपीय संघ संयुक्त समिति की ये बैठक है। इतने इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोलकाता में आयोजित भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 125वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया है। उन्होंने कुशल मानव संसाधनों और विकसित बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। तो इसमें से सत्य कथन कौन सा है हमको बताना है, केवल एक, केवल दो, या दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें दोनों कथन सही है कि भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 125वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है
और इसी सिलसिले में सॉरी, इसका जो समापन कार्यक्रम हुआ कोलकाता में हुआ और उसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाग लिया है। ठीक है, यह 24 अक्टूबर से शुरू होकर 3 नवंबर 2025 तक चला। 10 दिवसीय ये कार्यक्रम था। मुख्य अतिथि इसके ओम बिरला थे और इसकी थीम थी इंडिया एट द रेट 100 एन एज ऑफ न्यू डॉन। ये थीम इसकी याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया एट द रेट 100 एन एज ऑफ न्यू डॉन इसकी थीम थी। इसमें कई देशों के गणमान्य व्यक्तियों और 20 से अधिक भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के लिए चौथे दौर की वार्ता न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शुरू हुई है। यह समझौता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार सहित प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। तो इसमें सत्य कथन हमको बताना है, दोनों कथन इसमें सत्य हैं। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कहाँ पर शिल्प समागम मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो ये शिल्प समागम मेला नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है, 1 नवंबर से शुरू हुए इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक भारतीय व्यंजनों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह वोकल फॉर लोकल की पहल को बढ़ावा दे रहा है। किसको बढ़ावा दे रहा है? वोकल फॉर लोकल। और यह मेला 15 नवंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 15 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। नई दिल्ली में अब राजदूतों के साथ बैठक, विदेश मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने इसमें भाग लिया। यहाँ अब नहीं है, यहाँ अरब है। ठीक है, अरब राजदूतों के साथ बैठक हुई है नई दिल्ली में और इसमें विदेश मंत्रालय की सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने भाग लिया है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक यानी BIS के महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग बने हैं। ये नवीन नियुक्ति है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नई दिल्ली में अरब राजदूतों के साथ बैठक जो की थी उसको नीना मल्होत्रा ने उसकी अध्यक्षता की है, जो भारतीय विदेश सचिव हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग बने हैं। विशेष स्वच्छता अभियान जो चलाया गया 5.0 जिसको नाम दिया गया है, वो 2 से 31 अक्टूबर तक चला है। ठीक है, विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 2 से 31 अक्टूबर तक चला है। तो इसमें सभी कथन सही हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विदेशी तकनीक पर निर्भर हुए बिना अपना AI स्टैक तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं, डेटा सुरक्षा और घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं कि भारत विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं होना चाहता है, अब AI स्टैक अपना वो तैयार कर रहा है। और किस उद्देश्य से? भाषाओं, डेटा सुरक्षा और घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना। दोनों कथन इसमें सही हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या थोड़ी महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं। इसमें ओपन सोर्स टूल्स व स्थानीय विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। नेक्स्ट हेड, रेड हैट जैसी कंपनियां इसमें मदद कर रही। नेक्स्ट हेड और रेड हैट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में ब्लैक स्पॉट रॉयल तितली पहली बार देखी गई है? तो यह जो है सिक्किम में देखी गई है। कहाँ पे? सिक्किम में। इससे पहले यह तितली केवल मणिपुर, मेघालय और नेपाल में पाई जाती थी और सिक्किम में पहली बार देखी गई है। सिक्किम में अब तक 720 से अधिक तितली प्रजातियां देखी जा चुकी हैं। इस प्रकार सिक्किम जो है भारत के जैव विविधता के प्रमुख हॉट स्पॉट में से एक बनता जा रहा है। ब्लैक स्पॉट रॉयल संरक्षित प्रजाति है ये। इसके चमकदार नीले पंखों और काले धब्बे और रेखाएं होती हैं। पंख इसके नीले और चमकदार होते हैं, काला धब्बा होता है पंखों पर और रेखाएं होती हैं। ठीक है, ब्लैक स्पॉट रॉयल ये एक संरक्षित प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? अल्कराज को हटाकर सिनर पुनः विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने हाल ही में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीतकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो दोनों कथन इसमें सही हो जाते हैं। ठीक है, अल्कराज को हटा करके जैनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं।
इटली के जैनिक सिनर दोबारा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। इटली के जैनिक सिनर ने खिताबी मुकाबले में कनाडा के फेलिक्स आगर अली आसिनो को पराजित किया। किसको पराजित किया इन्होंने? जैनिक सिनर ने पेरिस मास्टर्स में कनाडा के फेलिक्स आगर अली आसिमे को पराजित कर यह उपलब्धि हासिल की है। और इटली के 4 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिनर ने 6 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज को पराजित किया है। ठीक है, कार्लोस अल्कराज को रैंकिंग में पछाड़ा है। पराजित इन्होंने किया पेरिस मास्टर्स में फेलिक्स आगर अली आसिमे को, फेलिक्स आगर अली आसिमे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर माह के अंत तक जो है कितने मूल्य का रिकॉर्ड लेन देन दर्ज किया गया है? तो ये 27.28 लाख करोड़ का रिकॉर्ड लेन देन दर्ज किया गया है। ठीक है, भारत अक्टूबर 2025 में 20.7 अरब यूपीआई भुगतान हुआ। ये यूपीआई भुगतान की संख्या है, मूल्य नहीं है। ठीक है, और मूल्य कितना है? 27.28 लाख करोड़। 20.7 अरब यूपीआई भुगतान हुआ है। ठीक है, और मूल्य कितना है? 27.28 लाख करोड़। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के मुताबिक मूल्य के आधार पर यह अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है, जबकि मात्रा के आधार पर पिछला उच्च स्तर जुलाई में 19.7 अरब था। कितना था जुलाई में? 19.7 अरब। अक्टूबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2025 में यूपीआई लेन देन में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 2024 में यूपीआई लेन देन में जितनी वृद्धि हुई थी उसके मुकाबले, या जितना लेन देन यूपीआई का हुआ था 2024 में, उसके मुकाबले 2025 के अक्टूबर में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जलवायु परिवर्तन पर COP 30 की बैठक किस देश में 10 से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित की जा रही है? तो ये ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित हो रही है। कहाँ? ब्राज़ील के बेलेम शहर में। ठीक, यह बैठक आयोजित हो रही है और इस दौरान भारत भी अपने लक्ष्यों की प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत करने वाला है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत के मिशन लाइफ की तर्ज पर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक विकास फोकस योजना बनाने के विषय को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें लोगों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। कार्बन क्रेडिट व कार्बन सिंक के मुद्दों पर भी इसमें चर्चा होगी। पेरिस समझौते के मद्देनज़र भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है और भारत ने 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली पैदा करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? 2030 तक। भारत क्या करेगा? 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा, 500। ठीक है, और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा भारत, जैसे चाइना ने 2060 तक निर्धारित किया। कब तक? 2060 तक। भारत इस सम्मेलन में ग्लोबल साउथ का भी प्रतिनिधित्व करेगा। विकसित एवं विकासशील देश इसमें भाग लेंगे। ये जो है पेरिस समझौते के बाद ये सम्मेलन हो रहा है। पेरिस समझौते के बाद, यानी उसी की समीक्षा के लिए इसीलिए इसको जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी कहा जाता है, COP 30। ठीक है, COP 29 कहाँ हुआ था? आप कमेंट करके हमको बताएंगे। हाल ही में किस देश में हुए हिमस्खलन में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, 4 लोग लापता हो गए। इसमें 3 अमेरिकी नागरिक भी थे जो मरने वालों में। तो ये नेपाल में हुआ है। ठीक है, नेपाल में हुआ। और कहाँ हुआ? नेपाल में माउंट यालुंगरी पर हुआ है, जिसकी ऊंचाई 5930 मीटर है। माउंट यालुंगरी 5930, और इसमें 3 अमेरिकी नागरिक भी मरे हैं। ठीक है, 15 लोगों का समूह इस क्षेत्र में ट्रैकिंग करने वाला था, जो पर्वतारोहण है वो करने वाले थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हाल ही में एपीडा ने फोर्टिफाइड चावल की पहली खेप किस देश को भेजी है? तो ये कोस्टा रिका को भेजी है। किसको? कोस्टा रिका को। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से।
प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने विटामिन तथा खनिजों से युक्त फोर्टिफाइड चावल कर्नेल इसका नाम है, छत्तीसगढ़ से भेज रहा है। ठीक है, कर्नेल चावल जो कि विटामिन और खनिजों से युक्त होता है। छत्तीसगढ़ इसका मुख्य उत्पादक है। छत्तीसगढ़ से इसको कोस्टा रिका को भेजा जा रहा है। निर्यात की यह पहल पोषण अभियान के तहत सरकार के कुपोषण मुक्त भारत अभियान के अनुरूप है। इससे किसानों, मिल मालिकों और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी। ठीक है, हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास के प्रवासी परिचय के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? किस भारतीय दूतावास में? तो ये किया गया है सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के प्रवासी परिचय के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसमें गीता संस्कृति का प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस कार्यक्रम का समापन गीता महोत्सव एक संगीत की भव्य प्रस्तुति के साथ हुआ। 28 से 3 नवंबर तक चले इस सांस्कृतिक उत्सव में शास्त्रीय नृत्य, संगीत, लोक और पाक कला परंपराओं के माध्यम से भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया है। तो ये सऊदी अरब में हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। तीसरा संस्करण था ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा संस्करण ये था, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राठौर और पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता श्रीमती प्रतिभा प्रहलाद ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। वर्ष 2023 के महोत्सव में संस्कृत में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात संबोधन में उल्लेख किया था। यानी पहली बार ये महोत्सव जो है 2023 में आयोजित हुआ था और तब प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख भी किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितनी धनराशि का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये है 51 करोड़। 51 करोड़ नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है भारतीय महिला टीम को। ठीक है, और ये जो महिला विश्व कप है, महिला विश्व कप जो है ये 13वां संस्करण है। ठीक है, महिला विश्व कप का 13वां संस्करण था। अगर मेज़बान देशों की बात की जाए, मेज़बान देश कौन कौन से थे? तो मेज़बान देश इसमें भारत और श्रीलंका थे। अगर फाइनल मैच के आयोजन की बात की जाए तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम मुंबई में इसका आयोजन किया गया। विजेता टीम इसमें भारत रही है और उप विजेता इसमें साउथ अफ्रीका रही है। ठीक है, और भारत के कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। ठीक है, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अगर किसको मिला है तो दीप्ति शर्मा को मिला है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली हैं। ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको आपको याद रखना चाहिए। फाइनल मैच में जो है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है शेफाली वर्मा को। ठीक है, शेफाली वर्मा को। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं महिला क्रिकेट विश्व कप से, इसको आपको याद रखना चाहिए। अगर महिला क्रिकेट विश्व कप में पूरे टूर्नामेंट में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले की बात की जाए तो उनका नाम क्या है? स्मृति मंदाना। ठीक है, स्मृति मंदाना ने सबसे ज़्यादा टोटल रन बनाए हैं भारत की तरफ से इस विश्व कप में। तो आज का ये वीडियो, आज का ये करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो क्लास को शेयर लाइक कर दीजिएगा अपने हिसाब से, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।